यकम जून सन 1984 अमृतसर में श्री दरबार साहिब के मकाम पर भारतीय फौज ने सिख कम्युनिटी के खालिस्तान प्रो लीडर्स के खिलाफ फायर खोल दिया। दिस वॉज द रिजल्ट ऑफ द ऑपरेशन ब्लू स्टार, जो कि इंदिरा गांधी की इख्तिरार पर पंजाब में खालिस्तान मूवमेंट को सप्रेस करने के लिए शुरू किया गया। इस ऑपरेशन की मद में भारतीय पंजाब में 75,000 से ज़्यादा फौजी डिप्लॉय किए गए थे, जिनकी अक्सरियत अमृतसर के इलाके में मौजूद थी और गोल्डन टेम्पल यानी श्री दरबार साहिब को चारों तरफ से भारतीय फौज ने घेर रखा था। और इस इनकर्जन के नतीजे में भारतीय फौज के हाथों हजारों निहत्थे सिखों की जान ले ली गई। बट दैट श्योरली वाज़न्ट द एंड ऑफ द खालिस्तान मूवमेंट, क्योंकि तारीख हमें एक अहम दर्स देती है कि वायलेंस का, तशद्दुद का इस्तेमाल कभी भी रेजिस्टेंस को सही मानों में ख़त्म नहीं कर सकता। वायलेंस की मदद से रेजिस्टेंस को सप्रेस ज़रूर किया जा सकता है, लेकिन इरेडिकेट नहीं, ख़त्म नहीं। I am Abdul Ahad and you are watching Uncut Explained. लफ्ज़ खालसा मीनिंग प्योर सिख मजहब से ताल्लुक़ रखने वालों के लिए एक अकीदे, एक प्रिंसिपल की हैसियत रखता है, जिससे सिख मजहब की शनाख्त मुंसलिक है। और खालसा की एज अ रिलीजियस प्रिंसिपल बुनियाद गुरु गोबिंद सिंह ने 17वीं सदी ईस्वी में रखी और इसका मकसद सिखों को हिंदुओं से जुदा एक आइडेंटिटी फराहम करना था। और खालसे के मानने वाले आज तक इस अकीदे से अपनी वाबस्तगी 5 अलामतों के तौर पर जाहिर करते हैं। द 5 Ks: कंघा, कड़ा, केश यानी लंबे अनकटे बाल और दाढ़ी, किरपन जो कि एक छोटा खंजर नुमा हथियार होता है, और कच्छा जो कि एक छोटे साइज की पतलून है, which was originally invented for horse riding. These 5 Ks are symbolic of the खालसा। और खालसे के इस प्रिंसिपल से ही वाबस्ता खालिस्तान सिखों की एक सेपरेट स्टेट की डिमांड का अलम बन चुका है। खालिस्तान के किस्से का फॉर्मली आगाज होता है सन 1948 में शुरू होने वाली पंजाब सूबा मूवमेंट से, जिसमें द अकालीज जो कि एक रिलीजियस सिख ग्रुप है और सिख कम्युनिटी के दीगर फरीकैन ने सेंट्रल गवर्नमेंट विच वॉज देन लेड बाय जवाहरलाल नेहरू, इनसे एक सेपरेट सिख सूबे का मुतालबा किया। चूंकि तकसीम हिंद के बाद पंजाब का इलाका, जो कि पार्टीशन से पहले मुसलमान अक्सरियत पर मुश्तमिल था, अब प्राइमरीली एक सिख मेजॉरिटी इलाका था और इस इलाके की 60% आबादी सिख थी। So it was imperative that a Sikh state with autonomy be a part of the Indian Union. इस तहरीक के लीडर मास्टर तारा सिंह और सिख ग्रुप अकाली दल की लगभग 2 दहाइयों तक जारी रहने वाली अनथक कोशिशों के बायस पंजाब को एक सूबे की हैसियत दी गई एंड व्हाट वाज फॉर्मली द ग्रेटर पंजाब एरिया अंडर द ब्रिटिश रूल वाज नाउ डिवाइडेड इनटू सिख मेजॉरिटी पंजाब एंड हिंदू मेजॉरिटी हरियाणा। और इन दोनों रियासतों के माबैन वाक़या जवाहरलाल नेहरू के ड्रीम सिटी चंडीगढ़ को इन दोनों रियासतों के शेयर्ड कैपिटल के तौर पर नामजद किया गया। और चंडीगढ़ इन ऑफ इटसेल्फ डायरेक्टली भारतीय विफाक के कंट्रोल में होना था, और जो कि अभी तक है। तकसीम की इस पेचीदगी ने पंजाब सूबा के क़याम पर बहुत से सवालिया निशान खड़े कर दिए, चूंकि चंडीगढ़ का हरियाणा और पंजाब के माबैन एक विफाकी एंटिटी होना और जिंद, करनाल, अंबाला, फतेहाबाद और सिरसा जैसे इलाके जो प्राइमरीली सिख मेजॉरिटी पर मुश्तमिल थे, इनका हरियाणा में शामिल होना सिख कम्युनिटी में डिसकंटेंटमेंट का बाइस बना और इसके साथ ही खालिस्तान का बीज बो दिया गया। 1970 की दहाई में खालिस्तान मूवमेंट ने जोर पकड़ना शुरू किया। सन 1973 में अकाली दल की जानिब से भारत में अनंतपुर साहिब रेजोल्यूशन पेश किया गया, जिसके मुताबिक सिखिज्म को स्टेट लेवल पर हिंदुइज्म से एक सेपरेट रिलीजन तस्लीम किया जाए। और इसके साथ साथ इस रेजोल्यूशन का, इस करारदाद का एम्फेसिस था पंजाब के अंदर मजीद इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट और पंजाब को मजीद ऑटोनॉमी प्रोवाइड करने पर। और पंजाब के किसानों को जिस हद तक मुमकिन है टैक्स रिलैक्सेशंस फराहम किए जाने का भी मुतालबा और मशीनरी और इक्विपमेंट के सब्सिडीज फराहम करने की डिमांड भी इस रेजोल्यूशन का हिस्सा थी।
इसके साथ साथ चंडीगढ़ जो कि आज तक विफाकी कंट्रोल में है, इसे पंजाब के हवाले किया जाने का भी मुतालबा इस रेजोल्यूशन का हिस्सा था। इस रेजोल्यूशन का निस्बुल ऐन सिख मजहब से ताल्लुक रखने वाली ऑफन ओवरलुक्ड रिलीजियस माइनॉरिटी के हकूक को लेजिस्लेशन के जरिए सेफ गार्ड करना था। लेकिन अराउंड द सेम टाइम एज दी आनंदपुर साहिब रेजोल्यूशन, भारत में और भारत से बाहर खालिस्तान के नारे लगना शुरू हो गए। एक सेपरेट सिख रियासत का क़याम, जो कि करारदाद पाकिस्तान के वक्त अकाली दल की जानिब से की जाने वाली महज एक सरगोशी थी, अब एक सियासी तहरीक में तब्दील होती जा रही थी। लेकिन खालिस्तान भारत में एक मुतहर्रिक कॉज बनने से पहले मगरब में और ख़ास तौर पर बरतानिया में मौजूद सिख कम्युनिटी में पॉपुलैरिटी गेन करने लगा। इसमें दो किरदार दविंदर सिंह परमार और जगजीत सिंह चौहान बहुत अहमियत के हामिल हैं, जिन्होंने पहली मर्तबा 1970 में लंदन में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में खालिस्तान मूवमेंट के आगाज़ का फॉर्मली ऐलान किया। दविंदर सिंह परमार 1954 में बरतानिया की तरफ हिजरत कर गए और इनके मुताबिक 1970 में वेस्ट लंदन में पहली प्रो खालिस्तान मीटिंग में महज 20 लोग मौजूद थे। लेकिन रफ्ता रफ्ता 1970 की दहाई के वस्त तक ये तहरीक बरतानिया में मौजूद सिख कम्युनिटी में पॉपुलैरिटी गेन करने लगी और बर्मिंघम और वेस्ट लंदन जैसे इलाकों में खालिस्तान का झंडा बोथ मेटाफोरिकली एंड लिटरली लहराया जाने लगा। उधर दूसरी तरफ जगजीत सिंह चौहान ने 1971 में पाक भारत जंग के बाद पाकिस्तान का एक दौरा किया चौधरी ज़हूर इलाही के इन्विटेशन पर, और नानकाना साहिब समेत दीगर अहम सिख साइट्स जो पाकिस्तान में वाक़िया थी, इनका दौरा किया। और इनका ये क्लेम था कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने खालिस्तान तहरीक को मुकम्मल सपोर्ट देने का इनसे वादा किया था। और 1971 ही में चौहान साहब ने न्यूयॉर्क टाइम्स में खालिस्तान के ऐलान का एक इश्तिहार शाया करवाया, जिसमें उन्होंने पब्लिकली एक अलहदा सिख रियासत का मुतालबा किया। और साथ ही साथ जगजीत चौहान ने जर्नैल सिंह भिंद्रावाले को भी ऑन बोर्ड रखा, जो कि उस वक्त एक इन्फ्लुएंशियल सिख रिलीजियस का रुतबा रखते थे। इनको इस सब में ऑन बोर्ड रखा, हालांकि भिंद्रावाल वॉज नॉट डायरेक्टली इन्वॉल्व्ड इन पॉलिटिक्स। इनका असर रसूख सिख यूथ पर नुमाया था। और भिंद्रावाल का अमरीक सिंह, जो कि एक नुमाया सिख यूथ लीडर थे, इनके साथ कोलैबोरेशन के बाइस ऑल इंडिया सिख यूथ फेडरेशन को मजीद इस्तेहकाम बख्शा गया और इसकी मेंबरशिप करीब 10 गुना बढ़ गई। दिस मेड भिंद्रावाल अ की प्लेयर इन द सिख डेमोग्राफिक। तो जगजीत चौहान का भिंद्रावाले को खालिस्तान मूवमेंट के साथ वाबस्ता करना एक बहुत अहम कदम साबित हुआ। और भिंद्रावाल की खालिस्तान तहरीक में शमूलियत के साथ साथ 1980 में जगजीत चौहान का बरतानिया में काउंसिल ऑफ खालिस्तान का क़याम करना और 1980 ही में अमृतसर और पंजाब के दीगर इलाकों में खालिस्तान के फर्जी पासपोर्ट्स का छपना और खालिस्तानी डॉलर्स का छपना, हालांकि सिंबॉलिक सी चीज़ें थीं, लेकिन इट मेंट दैट खालिस्तान वाज नो लॉन्गर जस्ट अ फ्लोटिंग आइडिया। इसके बाद 1980 की दहाई में खालिस्तान तहरीक ने मजीद जोर पकड़ना शुरू किया। 4 अगस्त 1982 को अकाली दल और भिंद्रावाल ने मिलकर धर्म युद्ध मोर्चा की बुनियाद रखी एंड दिस वाज अ लैंडमार्क इन द खालिस्तान मूवमेंट। क्योंकि इससे पहले अकाली दल भिंद्रावाल की मुखालफत में था, बट नाउ द टू मेजर फैक्शंस ऑफ द सिख कम्युनिटी हैड बीन यूनाइटेड। इस कोलैबोरेशन के नतीजे में खालिस्तान तहरीक को पॉलिटिकल मसल हासिल हुआ और भारतीय हुकूमत, जो कि खालिस्तान तहरीक को महज एक तमाशा समझती थी, वाज नाउ गेटिंग एंग्शियस। और जब 1982 में दिल्ली में एशियन गेम्स का इनकाद हुआ तो धर्म युद्ध मोर्चा, विच वाज अ सिख मिलिटेंट ग्रुप, और अकाली दल ने दिल्ली में प्रोटेस्ट का ऐलान कर दिया। इंटरनेशनल एम्बैरसमेंट से घबराकर भारतीय हुकूमत ने सिखों के खिलाफ क्रैकडाउन शुरू कर दिया और पंजाब और दिल्ली का बॉर्डर बंद कर दिया, जिसके नतीजे में टेंशंस मजीद बढ़ गई। और एशियन गेम्स के इख्तिताम के बाद खालिस्तान मूवमेंट की मिलिटाइजेशन का आगाज हुआ एंड थिंग्स स्टार्टेड टू स्लिप आउट ऑफ द हैंड्स ऑफ द देन इंदिरा गांधी लेड कांग्रेस गवर्नमेंट। और सिख कम्युनिटी में गम और गुस्से में मजीद इजाफा हुआ।
جب 5 اکتوبر 1983 کو ٹلوان اور دھلوان کے علاقے میں مبینہ طور پر خالستان ملیٹنٹس کی جانب سے 6 ہندو بس پیسنجرز کا قتل کیا گیا تو اس کے نتیجے میں پنجاب میں ایک ایمرجنسی عائد کر دی گئی جو کہ 1 دہائی سے زیادہ کے عرصے تک کے لیے برقرار رہی۔ اور فروری 1984 میں اکالی دل کی جانب سے مزید ایجیٹیشن کا مظاہرہ کیا گیا اور انڈین کانسٹیٹیوشن کے آرٹیکل 25(2)(b) جس کے مطابق سکھوں کو بھی ہندو امبریلا کے انڈر رکھا گیا اور آئینی طور پر ہندوؤں اور سکھوں میں کوئی ڈسٹنکشن، کوئی فرق نہ کیا گیا اور اسے سکھ آئیڈینٹی پر ایک ڈائریکٹ اٹیک کے طور پر دیکھا گیا۔ اور اکالی دل کی جانب سے سکھ ریلیجس آئیڈینٹی کا ایک سیپریٹ آئیڈینٹی کا آئینی اعتراف بھی انڈین گورنمنٹ سے مانگا گیا۔ گزرتے وقت کے ساتھ ساتھ ٹینشن بڑھتی گئی اور اندرا گاندھی کی حکومت جس نے وعدہ کیا تھا کہ کبھی عبادت گھروں میں انٹرفیئر نہیں کرے گی اور گردواروں کو اٹیک نہیں کرے گی، تحریک کے اور بغاوت کے خوف سے 1 جون 1984 کو میسیکر آرکسٹریٹ کیا اور بھارتی فوج کے اس وائلنٹ کریک ڈاؤن کا یہ سلسلہ 1 تا 10 جون 1984 چلتا رہا اور اس انکرجن کے پہلے 3 دنوں میں محض امرتسر میں ہی 3000 سکھ اپنی جانیں گنوا بیٹھے۔ لیکن اس آپریشن کے نتیجے میں خالصے کے ہر پیروکار کے دل میں ایک ڈسکنٹینٹمنٹ نے جنم لیا اور اس ہی غم و غصے کے نتیجے میں اندرا گاندھی اپنی جان کھو بیٹھیں جب 31 اکتوبر 1984 کو ان کے 2 سکھ سیکیورٹی گارڈز ستونت سنگھ اور بیند سنگھ نے اندرا گاندھی کو قتل کر دیا۔ This resulted in a unified anti-Sikh sentiment in all of India۔ اندرا گاندھی کی اسیسنیشن کے بعد بھارت میں اینٹائی سکھ رائٹس کا آغاز ہوا جن میں کانگریس اور دیگر سیاسی فورسز کی جانب سے مبینہ طور پر اسپیسیفکلی سکھوں کو ٹارگٹ کر کے ان کا قتل عام شروع ہوا جس کے نتیجے میں ہزاروں سکھ اپنی جان گنوا بیٹھے۔ This was one of the grimmest and darkest times in the history of independent India۔ خالستان کی تحریک کے خلاف ہونے والے ملٹری کریک ڈاؤن نے بھارت کے سوشل فیبرک کو ہمیشہ کے لیے ڈسٹارٹ کر دیا اور حالانکہ خالستان کی تحریک بہت حد تک 1980 کی دہائی کے بعد مدھم ہو گئی، میلو ہو گئی، بٹ ایز از دا تھیم ود موسٹ آف سچ موومنٹس، تاریخ کے لگائے ہوئے زخم اتنی آسانی سے نہیں بھلائے جاتے۔ خالستان دنیا بھر میں واقع سکھ کمیونٹی کا ایک نعرہ بن گیا۔ دنیا بھر میں کینیڈا، آسٹریلیا، امریکہ اور برطانیہ جیسے ملکوں میں خالستان کے جھنڈے لہرائے جانے لگے اور آج تک لہرائے جا رہے ہیں۔ وہیں دوسری طرف بھارتی پولیٹیکل اسٹیبلشمنٹ میں خالستان فوبیا یا پھر کے فوبیا نے جنم لیا اور جب 2020-21 میں ہونے والے فارمرز پروٹیسٹ نے بھارتی سیاسی سرکلز میں خالستان کے ذکر کو ایک بار پھر اجاگر کیا تو یہ بات واضح ہو گئی کہ خالستان فوبیا از اسٹل اے ریئل تھنگ۔ سدھو موسے والا جیسے ایک آرٹسٹ کو جو کہ محض سکھ کمیونٹی کے حقوق کی بات کرتے تھے، انہیں خالستانی کا لیبل دیا گیا اور ان کے خلاف کارروائیاں شروع ہوئیں۔ اڑتا پنجاب جیسی فلموں میں پنجاب کی نیگیٹو عکاسی کی جانے لگی اور اس فلم کو بہت زیادہ بیکلیش کا بھی سامنا کرنے کو ملا۔ جب مارچ 2023 میں پنجاب میں خالستان موومنٹ کے لیڈر امرتپال سنگھ کو گرفتار کیا گیا اور پنجاب میں کے فوبیا کی مد میں پولیس کریک ڈاؤن کیا گیا تو اپنے ہوم لینڈ کے لیے پریشان کینیڈین انڈین سکھ سنگر شبھ نے اپنی انسٹاگرام سٹوری پر یہ تصویر شیئر کی جس میں بھارت کے نقشے پر پنجاب اور جموں کشمیر سمیت ناردرن سٹیٹس کو تاریک دکھایا گیا ہے۔ اس پر ایک بار پھر بھارت میں کے فوبیا پھیلنا شروع ہو گیا اور شبھ پر بھی خالستانی ہونے کا الزام لگایا گیا۔ اس کے ساتھ ساتھ کئی دہائیوں سے بالی ووڈ کے اندر سکھوں کی ریپرزنٹیشن اینڈ دا فیکٹ کہ موسٹ سکھ کیریکٹرز ور اسٹیریوٹیپیکل اینڈ ور ناٹ پلیڈ بائی ایکٹرز ہو ور ایکچولی سکھ، دس پوائنٹڈ ٹورڈز اے کلچرل ڈیوائڈ بٹوین دا ہندوز اینڈ دا سکھس۔ اور اسی سال کینیڈا میں جب ہردیپ سنگھ نجار کو اسیسنیٹ کیا گیا تو کینیڈین انٹیلیجنس نے اس بات کا اعتراف کیا کہ ان کے قتل میں بھارت ایک اہم پلیئر تھا جسے جسٹن ٹروڈو نے کینیڈا کی خود مختاری پر ایک حملے کے طور پر دیکھا اور پبلکلی اس کی مذمت کی۔ This reciprocated a very obvious reaction from India.
भारत ने इन इल्ज़ामात को मुकम्मल तौर पर मुस्तरद कर दिया और जवाब में कैनेडियन सिटीजन्स को वीज़ाज इशू ना करने का फैसला किया और दोनों मुल्कों के दरमियान टेंशन्स बढ़ती जा रही हैं। कैनेडियन हुकूमत ने भी अपने शहरियों को इंडिया जाने के हवाले से वार्निंग्स इशू कर दी हैं एंड द सिटीजन्स दैट आर ऑलरेडी इन इंडिया, इनको भी बहुत ज़्यादा मुहतात रहने को कहा है। दोनों मुल्कों ने एक दूसरे के माबैन सीनियर डिप्लोमेट्स को फारिग कर दिया है। दिस पैक्ट बिटवीन बोथ द कंट्रीज हैज़ बिकम अ मैटर ऑफ इंटरनेशनल फोकस एंड एट द हार्ट ऑफ इट इज़ द सिख पॉपुलेशन इन इंडिया, जो कि तकरीबन 8 लाख के करीब है, जिनका मानना है कि भारत का कनाडा के अंदर सिख एक्टिविस्ट के खिलाफ क्रैकडाउन कंडक्ट करना एक बहुत तशवीशनाक बात है एंड दे आर डिमांडिंग जस्टिस फॉर द डेथ ऑफ हरदीप सिंह निज्जार। Now on one side, Indian media, while denying the allegations, is calling Khalistan a farce and a joke, and on the other hand they are conducting operations on foreign soil. What does it say about the K-phobia or the Khalistan phobia in India? Is it just paranoia or Khalistan can turn into something real? अपनी राय से हमें आगाह कीजिए कमेंट बॉक्स के अंदर।